Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So here we are with the next lecture that is on DVT 2021 paper that we are discussing till now for the environmental science stream जो कि एग्जाम आपका 20 अक्टूबर को ही होने वाला है। ठीक है, तो बस 2 ही दिन बचा हुआ है। तो काफी हद तक क्वेश्चंस हमने डिस्कशन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वाज नॉट एबल टू मेक सम videos related to your DVT 2021 paper, but still I will try to make some more videos। अभी भी तबीयत खराब है थोड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और वीडियोस भी मैं बना लूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कल का जो परसों का एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, सो काइंडली स्टे फोकस ऑन दी एग्ज़ाम। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, जितने भी क्लासेस लिए गए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी तक तो सीवीटी का आ चुका होगा और डीवीटी को अच्छे से देने जा रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोग डीवीटी का एग्ज़ाम अच्छे से दो। बट जो लोग का रैंक कुछ खराब रहा है और जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा नहीं हो पाया है, आई वांट कि आप सब हमारे क्लासेस को ज्वाइन करो। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम जो होगा वो शायद जुलाई के सेशन में होगा। तो दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग environmental science streams exams for the 2023, सो आप लोगों का वेलकम है। आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो, क्योंकि हमारे क्लासेस जो शुरू होने वाले हैं अगेन इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू क्लासेस हूएवर वांट्स फॉर द क्लासेस। ठीक है, सो आइए चलते हैं क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेट अस सी। इट इज आस्किंग दैट which of the following outcomes can be associated with high biodiversity in an ecosystem। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, हाई बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो हाई बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग है कि स्पीसीज की संख्या बढ़ेगी। स्पीसीज नंबर विल इंक्रीज। क्लियर? ये तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो पूछा है स्पीसीज का नंबर इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? बोलता है ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो अगर मैं बात करूं ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। सही बात है। तो अगर ग्रेटर स्टेबिलिटी होगा तो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होगा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो ये बड़ा ही सिंपल था। क्लियर है? तो ये बड़ा ही सिंपल था कि जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसी हिसाब से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इकोसिस्टम जब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तब उसकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ने लगती है। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग तो समझ रहे हो? ठीक है, एक सेम एरिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीसीज का नंबर होना। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी मतलब उन नंबर में इजाफा होना। क्लियर है? फिर आता क्या? लोअरिंग द सक्सेस रेट ऑफ इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेजिव स्पीसीज का, ठीक है, उससे पहले देखो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज विथ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड मेनी पॉपुलेशन दैट आर एडेप्टेड टू ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस आर मोर लाइकली टू एबल टू weather disturbances, diseases and climate change, able to withstand। ठीक है, मतलब खड़ा रह सकता है वेदर डिस्टर्बेंसेस, डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज को। ये भी क्लियर है। तो इन्वेसिव स्पीसीज नॉट ओनली क्या, इन्वेसिव स्पीसीज का काम क्या होता है? ये तो एक तरीके से फॉरेन स्पीसीज होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं किसमें, हमारे लोकल स्पीसीज के साथ।
तो वो क्या करता है, नॉट ओनली अल्टर द कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन एंड रिड्यूसेस द नेटिव पॉपुलेशन विद इन द कम्युनिटी। क्लियर है? तो कम्युनिटी के अंदर नेटिव पॉपुलेशंस को घटा देता है। सो उनका लोअरिंग विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेटिव बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो जो थर्ड पॉइंट है, ग्रेटर नंबर ऑफ फंक्शनल इकोसिस्टम प्रोसेसेस, के ऊपर वाला क्या था, लोअरिंग ऑफ द सक्सेस रेट ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज, 100% ट्रू। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम ट्रू है, और ग्रेटर द नंबर ऑफ फंक्शनल इकोसिस्टम प्रोसेसेस। अब सोचो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट फ्लो, ये सब फ्लो जो है, तो ये जितना ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है, ज्यादा इसमें दिखेगा क्या, नंबर ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट फ्लो ज्यादा दिखेगा। ये कहाँ कहाँ दिखता है, ये फूड चेन में दिखता है और फूड वेब में दिखता है। जितना बड़ा फूड वेब है, इंटरकनेक्टेड है, उतना अच्छा इसका फंक्शनल इकोसिस्टम प्रोसेसेस वहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगा। ज्यादा फूड वेब अगर बनेंगे, फूड वेब, फूड चेन बहुत ज्यादा बनने लगे, तो ऑब्वियसली उसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल बनने लगेंगे। तो ये जो ए बी सी था, दैट वाज द आंसर, दैट वाज 100% करेक्ट, ए बी सी। अब डी बोला है कोलैप्सिंग ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू हाई कंपटीशन। ये कैसे होगा यार, जब इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी कैसे बनेगा? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कमी। ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे। अगर आप क्वेश्चन को रीड आउट नहीं कर रहे हो सही से, और आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि दीज आर असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि चार स्टेटमेंट दे दे और उसमें से पूछने लगे कौन सा ट्रू है कौन सा सही है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं और आप नहीं बना पा रहे हो, तो इट इज रियली सॉरी फॉर यू गाइस। ओके, in the next question they are asking, which of the following turtle is known for its nesting sites in in Galathea Bay National Park in Andaman Nicobar Island? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली, ये अगर हम बोले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके बारे में तो लोगों को पता नहीं होता है, दिस इज ए काइंड ऑफ ए जीके टाइप क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। बट स्टिल इट इज ए पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन दैट वी शुड सॉल्व इट, सो दैट्स व्हाई आई विल टेल यू व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेज यू। ओके, सो अगर हम बात करते हैं गैलीथेई नेशनल पार्क, ठीक है, देखो गैलीथेई नेशनल पार्क की बात करता हूँ, ठीक है, अंडमान, ये लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पे आपका कहीं पे लिटिल निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला सिंबल, जो कि लेदर बैग को डिनोट कर रहा है। तो इसका आंसर सीधा सीधा लेदर बैग सी टर्टल था। ओके, बाकी ग्रीन सी टर्टल, ऑलिव रिडली, हॉक्स बिल सी टर्टल, ये आपको इंडिया के मैप में दिख सकता है, ठीक है। तो ये टर्टल मैप ऑफ इंडिया है, टर्टल मैप है, टर्टल मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी हियर, ठीक है। क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो यू शुड डेफिनेटली आंसर इट, ठीक है। वैसे टर्टल्स का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो काफी रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो कि टर्टल्स के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस हाई ही रहता है, ठीक है। कोरल रीफ्स और टर्टल्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिलेटेड टू मरीन स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, as per one of the most reliable estimate, the brain size of a Neanderthal man was approximately, ठीक है। देखो सीसी यहाँ पे दे रखा है, सीसी के टर्म्स में देखा है, क्या है, कैनियल कैपेसिटी, कैनियल कैपेसिटी, कैनियल कैपेसिटी जो होता है उसके बेसिस पे दे रखा है। तो अगर हम बात करें कैनियल कैपेसिटी की, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ये हमारे मैन का स्कल का
बोलो या ब्रेन का बोलो, इवोल्यूशन जो हुआ है वो दिखा रहा है। क्लियर है? तो पहले ऐसे था, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के टाइप्स थे, ठीक है, अलग अलग जगह के देख सकते हो। फिर होमो आए, होमो इरेक्टस वाले आए, होमो हैबिलस भी आया। फिर फाइनली यहाँ पे जब पहुंचा है, तब लास्ट मतलब जो होमोसैपियन बनने से पहले, होमोसैपियन वाला हमारा ये वाला है, ठीक है। उससे पहले क्या था? होमो निएंडरथैलेनिसिस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न मैन का, वो 1380 सीसी का था, ठीक है। क्रो मैग्नन उससे पहले था जिसका 1660 सीसी था। बट अगर हम निएंडरथाल की बात करें तो कितना था? 1450। तो इसका जो रेंज है, इट इज लाइंग फ्रॉम 1400 टू 1500, समवेयर इट इज गिवन 1300 टू 1500 ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बीच में तो एक ही लाई करता है 1400 सीसी, तो आंसर 1400 सीसी है। अब ये ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन में। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसके लिए आप क्या थ्योरी पढ़ोगे? दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम एग्जाम, ठीक है। तो इसके लिए कोई नया थ्योरी नहीं पढ़ना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए कोई थ्योरी नहीं होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग, which of the following types of diversity indices represents the true measure of diversity of species across a larger landscape level? देखो सीधा सीधा बोला, लार्जर लैंडस्केप, तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्या दिया है? अल्फा मतलब refers to diversity of organism sharing the same community or habitat. छोटा लेवल, community और habitat. A combination of species richness and evenness is used to represent the diversity within a community or habitat. Community और habitat की बात करें, छोटा छोटा, बड़ा नहीं होता है। ये रहा, देखो, छोटे छोटे, ठीक है। बेटा बात करें, बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन टू कम्युनिटीज अगर बात करें तो बेटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इंडिसेस डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंटली चेंजेस विद इन ए कम्युनिटी चेंजेस, ये सब कम्युनिटी चेंजेस की बात कर रहा है, ओके। बट अगर हम गामा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, गामा डाइवर्सिटी इट रिफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर ए टोटल लैंडस्केप, बड़ा एरिया, अगेन ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हो गया तो टोटल लैंडस्केप की बात किया, मतलब सारे के सारे इंक्लूड हो गए उसमें। अल्फा, सारे के सारे अल्फा, और उनके सारे के सारे बेटा सब इंक्लूड हो गए, तो क्या आ गया? गामा डाइवर्सिटी। तो ऑब्वियसली लार्जर लैंडस्केप के लिए तो भाई गामा, कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है आंसर होने के लिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं बना पा रहे हो देन इट इज वेरी प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आप इतना इतना लो लेवल का क्वेश्चन के आंसर्स भी अगर आप बना नहीं पा रहे हो, तो आप थोड़ा तो दिक्कत होने वाला है आपको, क्योंकि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जाम, सो यू शुड नो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और डाइवर्सिटी की, उसने बात की है अल्फा बेटा का, तो तुम समझ गए। व्हाट इज अबाउट जेटा डाइवर्सिटी? जेटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो जेटा डाइवर्सिटी क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज जेटा डाइवर्सिटी? डू एनीबडी नो? देखो, इसका हम बताते हैं डेफिनेशन। जेटा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ overlap in the type of taxa present between a set of communities, observed communities. क्लियर है? ये ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा है। दो डाइवर्सिटी ओवरलैप करता है
तो वहां पे जो टेक्सा प्रेजेंट है, ये जो ऑब्जर्व कम्युनिटी प्रेजेंट है, उसके बारे में दिखाता है। डेटा डाइवर्सिटी का मीनिंग समझ में आया? क्वेश्चन में आएगा तो डेटा डाइवर्सिटी मत छोड़ना, ठीक है? क्वेश्चन आएगा तो हल्का सा दिमाग को प्रेशराइज करना और देखना कि किस तरीके का चीज ओवरलैप को समझा रहा है। तो क्वेश्चन आएगा तो ओवरलैपिंग कंडीशंस के बारे में अगर बोल दिया तो डेटा डाइवर्सिटी की बात आती है भाई। डेटा डाइवर्सिटी के बारे में जरूर पढ़ना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है which international organizations compiles an annual red list of the threatened species? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, IUCN। ठीक है, IUCN। IUCN का मीनिंग तो समझ रहे हो ना? अब IUCN भी अगर नहीं समझ रहे हो तो इट इज ए फैक्ट। व्हाट इज IUCN? कल को पूछ लेगा फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए। क्या है ये? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फुल फॉर्म है। तो ये है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटी। जिनका काम क्या है? जिनका काम है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज पे काम करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था? एक रेड लिस्ट बनाया था। ठीक है, जिसमें इतने सारे टाइप्स ऑफ स्पीसीज को डिवीजन किया था। जिसमें पहला वाला था कोलैप्स, मतलब पूरा ही खत्म हो गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, खत्म होने वाला है। इंडेंजर्ड, अभी भी इसका पॉपुलेशन कुछ कुछ बचा हुआ है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में तो एक होगा और दो स्पीसीज होंगे। इंडेंजर्ड में फिर भी स्पीसीज है, बट फिर भी इनका खत्म होने की प्रोबेबिलिटी है। वल्नरेबल मतलब काफी ज्यादा एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। ठीक है, नियर थ्रेटेड मतलब थोड़ा सा ही थ्रेटेड हुआ है वो। लीस्ट कंसर्न, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। डाटा डेफिशिएंट मतलब जिसके बारे में कोई डाटा मौजूद नहीं है। और कुछ स्पीसीज जिनको इवोल्यूट अभी तक किया नहीं गया है। तो ये टाइप्स है। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज दैट इज गिवन इन द रेड लिस्ट। ठीक है, तो ये रेड लिस्ट पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्पीसीज के नाम के साथ। क्लियर? ओके, या दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज कमिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल जियोलॉजी सेक्शन। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल जियोलॉजी सेक्शन से है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि which of the following represents the geological formation that holds the water? बहुत ही सिंपल है, एक्वाफायर होगा। अब ये एक्वाफायर क्यों होगा थोड़ा जान लेते हैं। देखो, पहला ऑप्शन दिया है कास्ट। कास्ट क्या होता है? कास्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स। लाइमस्टोन्स आल्सो नोन एज चॉक और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, इज अ रॉक दैट dissolves in water। सॉफ्ट रॉक है इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। when rain water seeps into the rock it slowly erodes। Karst landscape can be worn away from the top or dissolved from a weak point inside the rock। तो देखो, क्या होता है कि ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में पानी जब आता है तो वो क्या करता है, लाइमस्टोन्स को बहाने लगता है, तो वो नीचे की तरफ ऐसे बहने लगते हैं लैंड। ठीक है, तो क्योंकि ये नीचे की तरफ सब बह रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये कांटेदार बन रहे हैं, ऐसे कांटे की तरह यहाँ पे शेप लेने लगता है। ठीक है, अब नीचे का इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा होने की वजह से क्या होता है, नीचे का इन्वायरमेंट में वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सूखने के बाद क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। और जैसे ही उसमें वेट बढ़ेगा फिर ये नीचे गिर के टूट के ऐसे शेप लेने लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये दीज आर कास्ट टोपोग्राफी फीचर। ठीक है, तो इसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? स्टैलैक्टाइट्स।
और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टैलैगमाइट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों कास्ट टोपोग्राफी के फीचर है। क्लियर? क्वेश्चन आएगा तो प्लीज आंसर इट, प्लीज प्लीज आंसर इट। ओके, नाउ कम्स एक्विफायर। तो एक्विफायर तो सिंपल सी बात है, इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमेबल रॉक फ्रैक्चर्स और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इसमें मौजूद होता है। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, ये सब मौजूद होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में तो गलती मत ही करना। ठीक है, रिचार्ज एरिया, डिस्चार्ज एरिया, ठीक है, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड, ये सब एक्विफायर्स के बारे में दे रखा है। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखो स्ट्रैटम है। स्ट्रैटम का मीनिंग क्या होता है? देखो, तो अलग अलग शेड्स के, अलग अलग कलर के, अलग अलग शेड्स के तुमको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? अलग अलग शेड्स और अलग अलग कलर के तुमको यहाँ पे रॉक टाइप्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग शेड्स और अलग अलग कलर के रॉक टाइप्स मिलने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा? ये जो है ये एक तरीके का स्ट्रैटम बना के दे रहा है। क्लियर है? ओके, देन कम सिंक होल। सिंक होल तो समझ रहे हो, इज a depression or a hole in the ground caused by some form of collapse in the surface। कहीं पे अगर कोलैप्स हो गया, नीचे का जमीन जो धस गया, वहां पे सिंक होल बन जाता है। ये सिंक होल, तो यहाँ पे तो पानी स्टोर नहीं होगा जी। सिंक होल तो एक गड्ढा बनने की वजह से हो रहा है, स्ट्रैटम में भी नहीं हो रहा है। सिर्फ एक्विफायर ही एक जगह है जहाँ पे पानी होल्ड हो सकता है। क्लियर? तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और ड्यू एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। ऑल दी कैंडिडेट्स को मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट, और सब अच्छे करके वो एग्जाम। और आई एम ट्राइंग, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर सम वीडियोस, सॉरी फॉर दैट। बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि आप लोगों के लिए कल तक कुछ अच्छे कंटेंट और बन के आ जाए, ताकि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर सको। ओके, ऑल दी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।